अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमारे ऑनलाइन लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 है और हमारा जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट लिए हुए है वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन की लिहाज से। तो स्टार्ट में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स देखी और दो तरह से हमने देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू चेंज द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होते हैं। उसके साथ हमने देखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने देखे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ लॉज को हमने होल्ड करवाना होता है। अगर वो लॉ उसके ऊपर अप्लाईबल होंगे तो तब वो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो फिज़िकली पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो फिज़िकल पॉसिबल नहीं होता। फिर उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वो हमारे पास एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है कि हमारे पास किस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, मीन उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, उसका डबल बिहेवियर होता है और अगर डबल बिहेवियर किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो इस तरह की हमने सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे पास लास्ट लेक्चर से उनमें हमने कम्प्लीट किया। आज हमारे पास नया एक हमारे पास लॉन्ग हमारे पास टॉपिक है और वो हमारे पास है कंपाउंड रिएक्शन कि हमारे पास कंपाउंड रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा बहुत हमने कंपाउंड रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था और वो हम लोगों ने टाइप्स जब कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी बात हमने की थी कि हमारे पास कंपाउंड रिएक्शन होता क्या है। तो अब कंपाउंड रिएक्शन को थोड़ी और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड रिएक्शन को बेसिकली हमारे पास बोर एक साइंटिस्ट था जिसने 1936 के अंदर इस रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब उसने हमें कहा क्या था कि हमारे पास कंपाउंड रिएक्शन क्या होते हैं। जनरल हम रिएक्शन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, जनरल रिएक्शन में हम कहते हैं कि एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, जब वो हमारे पास किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है, ये टारगेट रेस्ट पे भी हो सकता है, ये टारगेट मूव भी कर सकता है, और रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास एक एमिटेड पार्टिकल मिलता है और इसी के साथ साथ हमारे पास एक रेजिड्यू न्यूक्लियस हमारे पास बनता है। अब ये जो हमारे पास इमिटेड पार्टिकल है इसका जो मास होता है वो हमारे पास कम होता है, मतलब ये एक लाइटर न्यूक्लियाई होता है, और जो रेजिड्यू होता है ये हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है। ये हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही प्रोजेक्टाइल टारगेट पे फॉल करता है और फ़ौरन हमें आउटकम में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो आउटकम में मिल जाते हैं। लेकिन कंपाउंड रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड रिएक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है, जैसे ही टारगेट से कोलाइड करता है तो रिजल्ट में फ़ौरन आउटकम पार्टिकल नहीं बनते, बल्कि दरमियान में हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट में न्यूक्लियस बनता है। उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। और फिर ये क्या होता है, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, ये हमारे पास न्यूक्लियस बना रहता है और कुछ टाइम गुजरता है और उस टाइम के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास रेजिड्यू न्यूक्लियस में और इमिटेड पार्टिकल में। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो टारगेट जब प्रोजेक्टाइल पे फॉल कर रहा है तो डायरेक्ट वो इमिटेड और रेजिड्यू न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पहले वो दरम्यान में एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है। इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। कुछ देर हमारे पास ये कंपाउंड न्यूक्लियस अपनी स्टेट में रहता है और फिर ये क्या होता है, दो हमारे पास टू या टू से ज़्यादा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर हमारे पास ये लगा हुआ है स्टार, जिससे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जब किसी न्यूक्लियस के ऊपर स्टार लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में। तो अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमारा ये जो टारगेट है जब ये मूव करके आ रहा है इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये हमारे पास किसी भी टारगेट के ऊपर फॉल करता है ये अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र करता है, तो इन दोनों की एनर्जी की मदद से एक न्यूक्लियस बनता है। तो इसकी एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा होती है, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है। और ये भी हमें पता है कि कोई भी चीज़ है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम या फुल टाइम एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकती, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो हमारे पास जो है वो अनस्टेबल स्टेट है और हर चीज़ होती है वो कोशिश करती है कि वो हमारे पास स्टेबल स्टेट की तरफ जाए। तो फिर वो क्या करती है कि हमारे पास कुछ टाइम तो स्टेट में रहते हैं और दोबारा अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो वाई और बी में कन्वर्ट हो जाती हैं। और साथ में हमें बोर ने ये भी बताया था कि ये जो मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, मीन जो आउटकम में जो पार्टिकल हमें मिलते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंड इस बात पे नहीं कर रहे थे कि इनिशियली हमारे पास न्यूक्लियस क्या थे, मीन ये इस पर भी डिपेंड नहीं करते कि आपके पास प्रोजेक्टाइल और टारगेट क्या है, और ये इस पर भी नहीं डिपेंड करते कि वो बेसिकली उन्होंने रिएक्शन किस तरह से की है। तो आउटकम पार्टिकल जो रहता है वो मतलब हम ये कहते हैं जो प्रोडक्ट वाले पार्टिकल हैं वो रिएक्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास जो फार्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर, बेसिकली ये कंपाउंड न्यूक्लियर हमारे पास बनता कैसे है।
तो अब होता क्या है कि हमने कहा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और वो टारगेट के ऊपर फॉल करता है। तो दोनों हमारे पास पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है मीन अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटॉन है और किसी फॉर एग्जाम्पल हीलियम के ऊपर फॉल करते हैं, तो आप देखते हो कि हीलियम जो है वो भी चार्ज पार्टिकल मीन उसके अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियॉन्स हैं। इसी तरह प्रोटॉन जो है उसके पास भी न्यूक्लियॉन है। तो यहाँ पे जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं या न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस के दरमियान आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। इन दोनों के दरमियान ये जो हमारे पास एक न्यूक्लियॉन है वो अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करता है। इन दोनों की स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है, फोर्स ऑफ चाहे अट्रैक्शन है, और मोस्टली ये हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वो आगे मज़ीद एक पॉइंट था कि ख़ास डिस्टेंस तक ये अट्रैक्टिव होती है। अगर वो डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर ये एज अ रिपल्सिव के तौर पर बिहेव करती है। तो वो एक डिटेल वो बात नहीं है, हम जनरल अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल टारगेट पे फॉल करता है वो उसे इतनी एनर्जी देता है कि वो किसी हाईली एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट वाला जो न्यूक्लियस है उससे हम कह रहे होते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर है इसकी ये जो एक्साइटेड स्टेट में तो मीन इसकी कोई ना कोई हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है इसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट से लें तो इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और हमारे पास टारगेट न्यूक्लियर है। अगर प्रोजेक्टाइल हमारे पास मूव कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई हमारे पास एनर्जी होगी, और मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जितनी हमारे पास एनर्जी हमारे पास बिफोर रिएक्शन है उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए आफ्टर रिएक्शन। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड रिएक्शन है उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी उतनी होगी जितने ये रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है ये हमारे पास मूव कर रहा है तो इस मीन इसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो एक तो ये बात हो गई कि हमारे पास इनिशियली किसकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम डोनेट कर रहे हैं ई है काइनेटिक एनर्जी। किसकी एनर्जी है, ये एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की है। साथ में हमारे पास टारगेट पार्टिकल आ रहे हैं और टारगेट पार्टिकल जो है वो हमारे पास उसके पास वो एक बाइंडिंग एनर्जी है जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर एक नया पार्टिकल बना देते हैं। तो हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो हमारे पास ई ए प्राइम प्लस हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी के कम्बिनेशन से आती है। अब हमने बात करनी है कि ई ए प्राइम को कैसे हम लोग निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो टारगेट है वो हमारे पास रेस्ट पे है। इट्स मीन इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसका कोई मोमेंटम नहीं है। हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव करके आ रहा है और टारगेट के ऊपर फॉल करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है इसका मेजर स्मॉल एम है और ये मूव करके आ रहा है वेलोसिटी वी ए के साथ, तो इसको मोमेंटम हो गया एम ए वी ए। टारगेट जो है रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। अगला हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, हम सपोज करते हैं कि इसका मैस जो वो कैपिटल एम है और कैपिटल एम क्या होगा, बेसिकली इन दोनों के मैस का सम होगा, मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल और प्लस मैस ऑफ टारगेट पार्टिकल। और ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो मैंने यहाँ से v फाइंड करना है तो m में वी ए डिवाइडेड बाय हमारे पास v होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। अब हमें ये पता है कोई रिएक्शन है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारे पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो भी हमारे पास अप्लाई होगी। तो वो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल जो रेक्टेंड है और इन फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम में वी ए का स्क्वायर और यहाँ पे हाफ एम में वी कैपिटल वी का स्क्वायर। कैपिटल वी की जगह हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने पहले बात कर चुके हैं कि कैपिटल एम का मतलब है कि मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि रिएक्शन की बात करें तो कंपाउंड न्यूक्लियर किससे मिलके बनना है, प्रोजेक्टाइल के मैस से बनना है और टारगेट के मैस से बनना है। तो इसका जो टोटल मैस होगा इन दोनों का सम होगा, जिसे हम कैपिटल एम के साथ डोनेट कर रहे हैं। तो कैपिटल एम के इक्वल है मैस ऑफ हमारे पास टारगेट और प्लस मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर लेके एलसीएम हमारे पास लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एनर्जी थी जो प्रोजेक्टाइल की थी और ये एनर्जी जब वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मूव करके अपनी ट्रांसफ़र करता है। अब डिवीज़न में जो टर्म है वो प्लस हो रही है और जब चीज़ नीचे हमारे पास बड़ी हो तो हमारे पास आंसर वो क्या करेगी, छोटा कर देगी। इसका मतलब है ई ए जो प्राइम है उसकी एनर्जी लेस देन है ये ओरिजिनल जो उसकी रेस्ट मैस एनर्जी है और जब वो मूव करके आ रहा है वो एनर्जी उसमें हमारे पास चेंज है, वो जो ट्रांसफ़र करता है उसकी एनर्जी में चेंजिंग है।
फिर हमें अगली चीज़ चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी हमें इजीली पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो रेस्ट मास एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं। और रेस्ट मास एनर्जी का फार्मूला है इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू सी का स्क्वायर। इनिशियल में आपके पास है मास ऑफ हमारे पास जो भी पार्टिकल का है, तो हमारे पास इनिशियल मास में मास ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस मास ऑफ टारगेट है, और फाइनल में हमारे पास जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस का मास है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो है ये हमारे पास सारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस इक्वेशन में। ई प्राइम का एक्सप्रेशन आ गया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी का हमने फाइंड किया तो वो सब्स्टिट्यूट होगी, और हमारे पास टोटल जो हमारे पास फाइनल एनर्जी है जो हमारे पास न्यूक्लियस को एक्साइटेशन की चाहिए वो हमारे पास ये फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास है डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर, कि वो कंपाउंड न्यूक्लियर आप फिर उसने ब्रेक होकर अपने आउटकम पार्टिकल में या प्रोडक्ट में जाना है। अब ये जो आउटकम पार्टिकल होते हैं ये हमारे पास एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है इसके पास एनर्जी कितनी है। अगर इस कंपाउंड के न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम हुई तो ज़ाहिर है वो फिर आगे शेयरिंग भी कम करेगा, तो आउटकम में जो पार्टिकल होंगे वो भी कम होंगे। और अगर इस कंपाउंड न्यूक्लियस के पास एनर्जी ज़्यादा हुई इट्स मीन ये अपनी शेयरिंग भी ज़्यादा करेगा, और आउटकम में हमारे पास ज़्यादा पार्टिकल इमिट होंगे। तो यहाँ पे है कि हमारे पास आफ्टर फॉर्मेशन द कंपाउंड न्यूक्लियस अवेलेबल एक्साइटेशन एनर्जी है ए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द न्यूक्लियस, कि उसके कंपाउंड न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी है वो क्या करता है रैंडमली, ये नहीं फिक्स नहीं है कोई एक पार्टिकल को 2 देनी है तो दूसरे पार्टिकल को 6 देनी है, वो रैंडमली क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एनर्जी कम हुई तो कम न्यूक्लियन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर वो हमारे पास ज़्यादा हुई तो ज़्यादा के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मोस्टली ये जो हमारे पास आउटकम में जो एनर्जी होती है ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पे उसने यही बात की है कि इफ़ एक्साइटेशन एनर्जी इज़ लार्ज, कि अगर एक्साइटेशन एनर्जी लार्ज है 1 न्यूक्लियन कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियन में बी एस्केप, अगर एक न्यूक्लियन से एनर्जी ज़्यादा है तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाकी न्यूक्लियन के फॉर्म में मिलेगी, मतलब एक से ज़्यादा आउटकम पार्टिकल हमें मिलेंगे। कंपाउंड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर, मीन जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में टूट जाता है, मीन आउटकम में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस जो वो हमारे पास मिलके बनते हैं। दी एनर्जी नीडेड टू सेपरेट न्यूक्लियन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियन फ्रॉम कंपाउंड न्यूक्लियर, और वो जो एनर्जी है वो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर की एनर्जी है जो हमारे पास ये डिसाइड करती है कि आउटकम में कितने पार्टिकल ने निकलना है। तो डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर मीन ये जो कंपाउंड न्यूक्लियर है हमने अभी बात शुरू में कर ली थी कि ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियर है जो फुल टाइम अपनी स्टेट में नहीं रह सकता, ये कुछ देर बाद क्या करता है अपने आउटकम पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो आउटकम पार्टिकल इसने देने हैं ये हमारे पास कितने होंगे ये डिपेंड करता है कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी है। अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो ये कम न्यूक्लियन देंगे, मीन ऐसे पार्टिकल होंगे आउटकम पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी कम होंगे और पार्टिकल भी कम हो सकते हैं। अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा हुई तो आउटकम जो पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो पार्टिकल हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा इमिट हो सकते हैं। तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक अभी हाफ है, इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक अभी हमने देखा है कि हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, फिर कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉर्मेशन उसकी कैसे हुई है, तो फॉर्मेशन में जो एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब वो बन गया तो फिर आपने उसने डिके भी होना है, तो अब वो हमारे पास डिके जब कैसे होगा तो उसकी डिके के हमारे पास इंफॉर्मेशन के बारे में हमने स्टडी किया। तो अभी हमने जो स्टार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो इस रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास हो रहती हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्लास तो आपने पूछ लेना है और नोट्स अपने साथ साथ कंप्लीट करना है। ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बातें हो रही होती है छोटे छोटे जो शार्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ध्यान से करना। कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।